हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 29 मार्च 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन्ड है। टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं जिसमें हमारा फोकस जो है वो क्विक रिवीजन की तरफ रहता है। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो PIB प्लस ऑल इंडिया रेडियो को हम फॉलो कर रहे हैं। और साथ में ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो मेन टारगेट है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि जिस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरह से ही जो अब हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हम करंट को जो है वो स्टैटिक जीके के साथ जो है वो लिंक करें। अगर आप हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, प्लस आप हमारे इनिशिएटिव्स चेक कर सकते हैं ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन टेलीग्राम, जो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसेंटली जो आज के न्यूज़पेपर में मेंशन्ड है, ये एक जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली दिया कि फंडामेंटल राइट टू स्पीच जो अगर हम बात करें वो इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, हेल्थी और सिविलाइज सोसाइटी का। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब हम जो ये स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, इसको मेंस आंसर राइटिंग में जो है वो लिख सकते हैं। तो मेंस के लिए हम जब कोई भी क्वेश्चन आता है तो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें जो है वो हम फिर ये जो है वो डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा कि फ्री स्पीच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थी एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी। और इसके लिए जो आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज़ आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 को भी हम साथ के साथ में याद कर सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो राइट टू फ्रीडम है। और टोटल कितने फंडामेंटल राइट है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद मैसिव अर्थक्वेक जो है वो देखा गया है और अराउंड 150 लोग जो है वो मारे गए, इंक्लूडिंग म्यांमार एंड थाईलैंड। म्यांमार में अगर हम बात करें तो 144 और थाईलैंड में एक्सपेक्टेड है कि 8 अभी तक, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं। और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा तो देखो, एक तो थाईलैंड और म्यांमार अगर हम बात करते हैं तो मैप पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम्स में मैप पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो म्यांमार अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट जो हमारी स्टेट्स है उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। और इसमें अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट जो हमारी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है आसाम को छोड़कर, ठीक है, लाइक अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मिज़ोरम, ये जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। आपका मणिपुर भी जो अब यहाँ पर इंक्लूड होता है, तो ये बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। म्यांमार को पहले बर्मा भी कहा जाता था। और अगर हम बात करें हमारी जो हिस्ट्री है म्यांमार के साथ, कॉलोनियल अगर हम स्ट्रगल की बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। और बर्मा वॉर फेमस, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। और बर्मा को सेपरेट जो है वो 1937 में किया था ब्रिटिशर्स ने। देन उसके बाद हमें याद रखना है कि थाईलैंड के साथ भी जो है वो म्यांमार बॉर्डर शेयर कर रहा है। और म्यांमार जो है वो चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। और म्यांमार जो है वो, और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कलादान एक प्रोजेक्ट है जो हमने शुरू किया था म्यांमार के साथ कि हम जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है यहाँ पर जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे वी डिफरेंट मॉडल। हमने कोशिश करी थी कि जिसमें हम पहले यहाँ से बांग्लादेश मतलब यहाँ पर जो हमारा ये है बे ऑफ बंगाल, यहाँ से एंट्री करे थे इधर को कि हम जो है वो बे ऑफ बंगाल के थ्रू सी रूट से जाएंगे। देन उसके बाद कालादान रिवर के थ्रू जो है वो म्यांमार से होते हुए हम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में एंट्री करेंगे। बट लेकिन यहाँ पर ड्यू टू द लेफ्ट विंग एक्टिविटीज़, ड्यू टू द टेररिस्ट, यहाँ पर जो है वो अभी ये मिशन जो है प्रॉपर नहीं चल रहा है। देन उसके बाद नेटो के बारे में बात करेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले तो इसकी एब्रीवेशन याद कर लेना, पुलिस में इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो पुलिस का एग्जाम आ रहा है उसके लिए। प्लस साथ में हमें की एस्पेक्ट हम इसके इनके डिस्कस करेंगे। तो देखो कब बनाई गई नाटो, 1949 में, आफ्टर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। देन उसके बाद क्यों बनाई गई थी, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद जो है वो ये बनाई गई थी। स्पेशली यहाँ पर यूरोपियन और कुछ वेस्टर्न नेशन इसमें इन्वॉल्व है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेचर अगर हम बात करें तो एक मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंस है जिसमें 32 नेशंस है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के। मैक्सिमम जो नेशंस कहाँ के हैं, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पर है। और इसमें जो कोर प्रिंसिपल रहता है वो रहता है कलेक्टिव डिफेंस का। और याद रखना कलेक्टिव डिफेंस के लिए यहाँ पर जो है वो आर्टिकल 5 जो है वो लिंक करता है। कलेक्टिव डिफेंस के लिए कौन सा आर्टिकल लिंक करता है, आर्टिकल 5। ये याद करना बहुत ज़रूरी है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और अगर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बात करें कि इसमें जो है वो 12 जो फाउंडिंग मेंबर्स है, जो फाउंडिंग मेंबर्स है उनके नाम याद रखने जरूरी रहेंगे। लाइक बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके, यूएसए। तो ये जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं। लेटेस्ट एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो फिनलैंड ने ज्वाइन किया था नाटो को 2023 में, और स्वीडन ने ज्वाइन किया है 2024 में। तो यानी कि 2024 में जो लेटेस्ट मेंबर बना है दैट इज स्वीडन। और यूक्रेन जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो भी नाटो का मेंबर बने, और उसने अप्लाई किया था 2022 में, ठीक है। और ये क्यों किया था, रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद जो है वो यूक्रेन ने क्या किया है, जो है वो अप्लाई किया है नाटो की मेंबरशिप के लिए, ठीक है। नॉन नेटो यूरोपियन मेंबर्स, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स, उसमें अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिया, साइप्रस, आयरलैंड और माल्टा। ये आपको याद करके रखना है।
देन उसके बाद नेक्स्ट है नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम। इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने, ठीक है। और डीआरडीओ की अगर हम बात करें तो डीआरडीओ बना है 1858 में अलॉन्ग विद नासा। नासा भी जो है वो 1858 में ही बना है। और इसको अगर हम प्रोडक्शन की बात करें अगर इस मिसाइल की, तो ये है भारत डायनामिक लिमिटेड ने इसको प्रोड्यूस किया है। और की फीचर्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये एक तरह से वर्जन है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें ऑलमोस्ट ये थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, ठीक है, जो कि डिज़ाइन की गई है डिस्ट्रॉय करने के लिए हैविली आर्म्ड एनिमी टैंक्स। तो मतलब नाग एंटी टैंक मतलब ये जो हैविली टैंक है, जो हैवी टैंक्स है, जो पूरे जो है वो लाइक फुल आर्म्स होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है वो ये मिसाइल जो है वो बनाई गई है, जो आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी की, तो ये ऑपरेशंस लो विजिबिलिटी कंडीशंस में भी कर सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें एक ऐसी ही कोई और मिसाइल के बारे में, तो वो आती है हेलना, ठीक है, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन। इसको टेस्ट फायर किया गया था 2018 में। और इसको जो है वो रुद्र और लाइट कम्बैट जो हमारे एयरक्राफ्ट जो लाइट कम्बैट जो हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं उनके लिए जो है वो उनको बनाया गया है। तो याद रखना हेलना क्या है, हेलना को जो है वो हम जो है वो हेलीकॉप्टर से जो है वो लॉन्च कर सकते हैं टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर अगर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और यहाँ पर कोई टैंक है, तो उसको जो है वो ऊपर से जो है वो इस तरह से उड़ाया जा सकता है। और लेकिन जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये फिर ऐसे धरती पर ही रहेगी, तो यहाँ से लॉन्च करेंगे इसको, एयर से जो है वो लॉन्च किया जा सकता है हेलना को। देन उसके बाद एक्सरसाइज प्रचंड प्रहर, ठीक है। अगर हम बात करें प्रहार की इस एक्सरसाइज की, तो अभी ये रिसेंटली कहाँ पर हुई है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट। और ये ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड मल्टी डोमिनियन वॉरफेयर एक्सरसाइज, यानी कि हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों ने जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद नेक्स्ट है माउंट केनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में चल रही है। तो माउंट केनिया कहाँ पर है, सेंट्रल केनिया में लोकेटेड है, जस्ट साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये है जो है वो जस्ट साउथ ऑफ द इक्वेटर जो है वो लोकेटेड है। और एलिवेशन अगर हम बात करें इसकी, तो 5199 मीटर जो है वो इसकी हाइट है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डेजिग्नेट किया था 1997 में फॉर इट्स इकोलॉजिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर हम जोग्राफिकल जियोलॉजिकल ऑरिजिन की अगर हम बात करें या जोग्राफिकल फीचर्स के साथ इसको लिंक करें, तो यहाँ पर लॉन्ग एक्सटेंट जो है वो स्ट्रेटो वोल्केनो हुआ था, जिसकी वजह से जो है वो ये बनी थी। और ग्लेशियर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है वो लुइस ग्लेशियर और टिंडल ग्लेशियर जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, जो कि ट्रॉपिकल ग्लेशियर्स है अफ्रीका में, लास्ट रिमेनिंग ट्रॉपिकल ग्लेशियर इन अफ्रीका। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो याद रखना माउंट केनिया कहाँ पर है, जस्ट साउथ ऑफ द इक्वेटर, और ये वोल्केनिक इन नेचर रही है, इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। देवरीगढ़ याद रखना हीराकुंड डैम के नियर में जो है बनाई गई है। और अगर हम बात करें कि ये जो है वो लिंक करती है फ्रीडम फाइटर वीर सुरेंद्र साई से। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और याद रखना है कि यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो ड्राई डेसिडियस मिक्स वेजिटेशन है। और देवरीगढ़ जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था इसको 1985 में। महानदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्लोरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साल, असना, बीजा और दहुरा जो है वो यहाँ पर मिलेगा। फौना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको टाइगर, स्लॉथ, बियर, लेपर्ड, हैना और अगर हम बात करें बिशन, नील गाय, ठीक है, लंगूर, मॉन्कीज, ये सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च किया है एआई चैटबॉट सारथी फॉर एनहेंस्ड सिटीजन एंगेजमेंट। सिटीजन एंगेजमेंट को एनहांस करने के लिए जो है वो उन्होंने एआई बेस्ड जो है वो एक चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया है। इसमें टारगेट क्या है, अगर हम बात करें कि रिवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर आने हैं ताकि सिटीजन्स की जो एंगेजमेंट है, ठीक है, वो जो है वो गवर्नमेंट के जितने भी नोटिफिकेशन रहती हैं, गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजंस रहते हैं, जो भी पब्लिकेशंस रहते हैं उसमें, यानी कि सिटीजन्स को एंगेज करना सरकार के साथ, उसके लिए जो है वो ये जो है वो इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया है। तो एआई की जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन, तो उसमें जो है वो एज एन एग्जांपल इसको लिख सकते हैं मेंस में। उसके बाद नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। ये भी रिसेंटली कंक्लूड हुई है कहाँ पर, JLN स्टेडियम न्यू दिल्ली। JLN स्टेडियम न्यू दिल्ली में जो है वो कंक्लूड हुई है। और यहाँ पर अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो हरियाणा जो है वो मेडल टैली में टॉप किया है, उसने 34 गोल्ड है, 39 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज। उसके बाद तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जिनके पास अगर हम बात करें 28 गोल्ड, 19 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज। और उत्तर प्रदेश जो है वो तीसरे नंबर पर आता है, 23 गोल्ड, 21 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज। तो ये याद रखना है, इसमें टॉप किसने किया है, हरियाणा ने। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसने टॉप किया है, हरियाणा।
उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अगर हम बात करें तो स्टैटिक जीके से लिंक करता है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स का मेंबर होना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमेशा क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में कि कौन से ग्रुप का मेंबर भारत है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में, जिसको बनाया गया है 1985 में। ये एक इनफॉर्मल फोरम है, 43 नेशंस यहाँ पर है। इनका जो मेन टारगेट है वो है प्रिवेंट करना केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को, कि वो उनकी प्रोलिफरेशन नहीं होनी चाहिए, उसके लिए जो है वो ये बनाए गए हैं। और अगर हम बात करें इस वेपन ग्रुप का, तो भारत ने इसको ज्वाइन किया था 2018 में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि भारत जो है वो इसका जो है वो मेंबर है। देन उसके बाद नेक्स्ट है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम एक वॉलेंट्री इनफॉर्मल पार्टनरशिप है 35 नेशंस की, जिसको बनाया गया है 1935 में। इनका जो मेन टारगेट है, ठीक है, अगर हम बात करें तो ये लिमिट लगाते हैं, ठीक है, मिसाइल्स और अनार्म्ड एरियल व्हीकल्स, ठीक है, एरियल व्हीकल से रिलेटेड, ताकि जो है वो हम क्या करें, एक तरह से रिस्ट्रिक्ट करते हैं ये द सप्लाई ऑफ सच सिस्टम्स टू नॉन मेंबर्स, ठीक है, ताकि जो है वो हम जो है वो एक वेपन फ्री जो है वो वर्ल्ड बनाए, यहाँ पर टारगेट रहता है। और भारत ने इसको ज्वाइन किया था एज अ 35th मेंबर इन 2026। तो अगर हम इसमें टोटल बात करते हैं कितने मेंबर से 35, तो जो लेटेस्ट मेंबर बना है दैट इज़ इंडिया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर जो है वो मेंबर्स को फिर ऑब्लिगेटेड किया जाता है कि वो अपनी मिलिट्री इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करें, और जो है वो एक्सपर्ट्स के साथ जो है वो कंसल्ट भी करते रहे साथ के साथ। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है वॉस्नियर एग्रीमेंट। वॉस्नियर एग्रीमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो मेन एम जो है वो रेगुलेट करना है ट्रांसफ़र ऑफ कन्वेंशनल आर्म्ड एंड डुअल यूज़ टेक्नोलॉजीज़, यानी कि यहाँ पर जो कोशिश की जा रही है एक तरह से कि हमें क्या करना है कि जो सेंसिटिव जितने भी जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रहते हैं, जो सेंसिटिव आइटम्स रहते हैं उनका एक्सपोर्ट जो है वो कंट्रोल करना प्रॉपर पूरा, और डिस्टेबलाइज करना आर्म्स को, ये यहाँ पर टारगेट रहता है। और साथ में एक कोशिश करना है कि जो हमारे ग्लोबल लेवल पर जो सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स रहते हैं, ये जितने भी जो वेपन्स रहते हैं, ठीक है, उनको हम प्रॉपर पूरा जो है वो अगर हम किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं तो प्रॉपर जो है पूरा कंट्रोल मैनर में हो, और कोई भी जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ में नहीं होनी चाहिए। भारत भी इसका मेंबर है, और भारत जो है 2017 में जो है इसका मेंबर बना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये इंडिया के जो न्यूक्लियर टेस्ट हमने किए थे 1974 में, जिसको हम अगर बात करते हैं स्माइलिंग बुद्धा, तो उस टाइम पे जो हमारा ये जो पोखरण 1 जो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट था, उसके बाद जो है वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक्टिव हुआ। और यहाँ पर टारगेट था कि जो हमें प्रिवेंट, इन्होंने जो मेन टारगेट किया था वो क्या था कि जो न्यूक्लियर जो वेपन्स है या उनसे रिलेटेड जो भी एक्सपोर्ट है उसको प्रॉपर पूरा ट्रेड किया जाएगा, प्रॉपर पूरा जो है एक्सपोर्ट के लिए जो है यहाँ पे मैनेज किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। और इसमें जो है वो 48 मेंबर्स है, और इसमें याद रखना है कि रिस्ट्रिक्ट करना है एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन न्यूक्लियर आइटम्स टू नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज मेंबर, यानी कि जो NPT के मेंबर नहीं है उन तक जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर से रिलेटेड जितने भी जो इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की मेंबरशिप की बिड जो है वो ब्लॉक करी थी चाइना ने, तो दैट मीन्स इंडिया जो है वो इसका मेंबर नहीं है, पहला पॉइंट। और ये एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी जो है वो प्रोसीजर और मूव माना गया था। और इंडिया की एंट्री, ठीक है, अगर हम बात करते हैं लाइक इंडियाज़ एंट्री टू पाकिस्तान मेंबरशिप, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद एट द एंड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो क्वेश्चन रहता है दैट इज़ विच स्टेट लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप फॉर ट्रांसपेरेंट पुलिस ट्रांसफर्स, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ वेस्ट बंगाल। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड जो क्वेश्चन है विच वू हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन ऑफ कैनरा बैंक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी SK मजूमदार। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च AI ड्राइवन चैटबॉट सारथी फॉर सिटीजन सर्विसेज, तो ये भी हमने डिस्कस किया है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ हरियाणा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल टेस्ट फायर ऑफ VLSR SAM मिसाइल्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ DRDO। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।